तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात कीजिए, यानी कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब होता है इन सभी के हम गुणनखंड करेंगे और उसी से एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, मतलब फैक्टर करेंगे इन सभी के, उसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एलसीएम निकालूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 में किया लगभग वैसे ही है। सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे और यहाँ पे हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एलसीएम निकलता है सभी नंबरों का एक साथ। तो यहाँ पे 12, 15 और साथ में कितना है 21, तीनों संख्याएँ ले ली मैंने। तो सबसे पहले देखो 2 का डिवाइड करते हैं। तो 2 का इसमें कितनी बार जाएगा, 2 6 जा, और इसमें 2 का जाएगा नहीं, जिसमें 2 का नहीं जाएगा उसको छोड़ देते हैं। फिर इसमें 2 का वापस से चला जाएगा, यहाँ पे कितनी बार 3 टाइम्स, 3 बार जाएगा। इसमें नहीं जाएगा छोड़ दो, इसमें नहीं जाएगा छोड़ दो। उसके बाद में किसका डिवाइड करेंगे, 3 का डिवाइड करेंगे। तो 3 का 3 1 जा, इसको करेंगे 3 5 जा, इसको करेंगे 3 7 जा 21। 3 का डिवाइड मैंने कर दिया। उसके बाद में 5 का डिवाइड कर लो आप, इसको छोड़ दो, 1 आ गया। यहाँ पे 5 का डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, इसमें 7 में नहीं होता तो छोड़ दो इसको। 7 का डिवाइड करो अब, 1, यहाँ पे भी 1, 7 में 7 का जाएगा तो 1 बार जाएगा। तो अब इसको गुणा कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, देखना ध्यान से। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले मैं करता हूँ 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 और 23 जा कितना होता है 60 होता है। 60 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 420, कितना बनेगा 420। तो ये तो अपना क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब निकालेंगे हम एचसीएफ। एचसीएफ में क्या करना होता है, अलग अलग निकलता है, मतलब 12 के फैक्टर अलग करो आप, 15 के फैक्टर अलग करो और 21 के फैक्टर अलग कर लो। अब इसमें 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का डिवाइड कर देते हैं। तो 7 3 जा 21, फिर से 7 का जाएगा एक बार, इसमें 3 का जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 5 3 जा 15, इसमें 5 का जाएगा, 5 1 जा 5। इसमें 2 का डिवाइड करो 6 टाइम्स, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, फिर 3 का डिवाइड करेंगे एक बार। इसके फैक्टर आए 2 गुणा 2 गुणा 3, इसके फैक्टर आए 3 गुणा 5, इसके फैक्टर आए 3 गुणा 7। अब आप देखो इन तीनों में कॉमन क्या है। तो देखो तीनों में 3 कॉमन है, 3 कॉमन है। 3 देखो इसमें भी आ रखा है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। इसका मतलब एचसीएफ कितना हुआ, 3। ये अपना पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे क्वेश्चन में संख्याएं जो दे रखी हैं वो दे रखी हैं 17, 23 और तीसरा कौन सा दे रखा है 29, ये दे रखा है। 17, 23 और 29 दे रखा है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं। मैंने बताया था एलसीएम एक साथ निकलता है। तो देखो सारे ही जब प्राइम नंबर होते हैं ना, अभाज्य संख्याएं होती हैं सारी की सारी। अभाज्य संख्या में पीछे बता चुका हूँ प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो सारी अगर प्राइम नंबर होती हैं तो उनका गुणा, तीनों का मल्टीप्लाई क्या होता है, 3 हो 4 हो 5 हो कितनी भी हो, उनका मल्टीप्लाई ही एलसीएम होता है। जैसे 17, 23 और 29 तीनों ही प्राइम नंबर है। सबसे पहले इसमें डिवाइड किसका करेंगे, 17 का करेंगे, क्योंकि और तो किसी का नहीं होता, 2 3 5 7 किसी का नहीं होता। 17 का करेंगे, 17 का। तो इसमें एक बार जाएगा, इसमें नहीं जाएगा तो छोड़ दो इसको, ऐसा कैसे, इसमें नहीं जाएगा छोड़ दो। उसके बाद में 23 से करेंगे। तो यहाँ तो एक आएगा, यहाँ पे 23 में 23 का करेंगे एक बार, ये 29। फिर से 29 का कर देंगे 29, इसका ये 1 और इसमें कितनी बार जाएगा, एक बार। तो हमारे जो फैक्टर आए वो कितने आए, 17 गुणे 23 गुणा 29। इन तीनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो सबसे पहले 17 को 23 से कर लो, फिर जो नंबर आता है उसको 29 से कर लेंगे। तो यहाँ पे करते हैं, मैं यहाँ पे 23 को गुणा कर रहा हूँ 17 से। 7 3 21, 2 7 दूनी 14 और 16, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, ये 1 आया, 6 और 3 9 हो गई, 2 और 1 3 हो गई, 391 आया। इसको करेंगे 29 से मल्टीप्लाई। तो इसको कर दो 29 से मल्टीप्लाई। देखो 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 8 आई कैरी, 9 3 जा 27 हो गया। 27 और जो कैरी आई थी अपनी 8, वो कितने हो गई 35। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, अब 2 को करो, 2 1 जा 2 और 9 2 जा 18, 3 2 जा 6 और 1 7। तो यहाँ पे प्लस करेंगे इसको, 9, यहाँ पे 3, यहाँ पे 13, यहाँ पे 7 और 3 10 और 1 11, 11339 आ जाएगा। ठीक है,
तो ये अपना इसका मल्टीप्लाई मैंने किया है, ये यहाँ तक मल्टीप्लाई आ गया। अब बात करते हैं HCF की। तो HCF निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था, 17 के फैक्टर अलग करो, 23 के अलग करो और 29 के अलग कर लो। अब देखो 17 में 17 का ही भाग जाएगा तो 1, और 23 में 23 का ही जाएगा एक बार, 29 में 29 का जाएगा एक बार। समझना ध्यान से। इसके फैक्टर क्या है 17, और गुणा में कुछ भी नहीं तो कितना लिख सकते हैं 1। इसके फैक्टर कितना है 23, और गुणा में 1 लिख सकते हैं। इसके 29, और फिर से मतलब 1 का डिवाइड तो कर ही सकते हैं ना दोबारा, इसलिए मैं 1 लिख रहा हूँ। तो 29 इंटू 1। अब देखो कुछ भी कॉमन नहीं था, मतलब 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है ना, तो 1 तो कॉमन होता ही होता है हमेशा। तो इसका HCF कितना आया, HCF आया इसका 1। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड को समझना भाई। थर्ड में दे रखा है आपने को 8, मतलब 8, 9 और 25 है शायद, हाँ 25, 8, 9 और 25। अब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकलता है 8 लो, 9 लो, 25 लो। सोल्व करते हैं, 2 का डिवाइड करो, 2 4 जा, इसमें नहीं होता, इसमें नहीं होता, छोड़ दो। फिर से 2 का डिवाइड करो, 2 2 जा, इसमें नहीं होता, छोड़ दो, इसमें नहीं होता, छोड़ दो। फिर से 2 का डिवाइड करते हैं। 2 का डिवाइड तब तक करते हैं जब तक किसी भी एक नंबर में डिवाइड होता रहेगा। 2 1 जा 2, इसमें नहीं होता, छोड़ दो, इसमें नहीं होता, छोड़ दो। अब 3 का डिवाइड करेंगे, ये तो 1 आ ही गया, इसमें कितनी बार जाएगा 3 3 जा 9, इसको छोड़ दो। फिर से 3 का करो आप, ये 1, ये 1, ये 25। अब 3 का किसी में नहीं होता तो 5 का कर लो, तो ये 1, ये 1 और इसमें 5 5 जा 25। फिर से 5 का करो, 1 1 और 1, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखना 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 को जब 5 से करेंगे ना, 8 5 जा 40 होता है, और 40 को फिर करेंगे 5 से, तो 40 को 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 200, और 200 को फिर करेंगे 3 3 जा 9 है ना, 200 को 9 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1800, ठीक है। 1800 आ जाएगा, 1800। इनको सब सारे को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आ जाएगा, तो हमारा एलसीएम कितना आया 1800 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं HCF की। ये तो हमारा एलसीएम आ गया 1800। अब हम बात करते हैं HCF की। HCF के अलग से फैक्टर 8 के करो, अलग से फैक्टर 9 के करो, और अलग से फैक्टर 25 के करो। अलग अलग फैक्टर करने पड़ेंगे, करते हैं देखना। 2 से करो सबसे पहले, 4 टाइम्स 2 से करेंगे 2 बार जाएगा, 2 से करेंगे 1 बार। 3 का भाग करो, इसमें 3 3 9, 3 3 जा 9, 3 का करेंगे फिर 1, इसमें 5 का ही जाएगा, 5 5 जा, इसमें फिर से 5 का। इसके फैक्टर कितने आए, अब देखो आप यहीं से देख लो, इस सभी में इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें 2 ही है सभी में। अब 3 भी कॉमन नहीं आ रहा और 5 भी कॉमन नहीं आ रहा। इसका मतलब HCF कितना आएगा, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता था HCF कितना होता है 1, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, कुछ भी कॉमन नहीं था, HCF कितना आया 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इक्वल टू 9। मतलब HCF आपको दे रखा है किसका, एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, दोनों 2 नंबर दे रखे हैं। इन दोनों का HCF आपको दे रखा है 9। फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस नंबर। तो इन नंबर का आपको एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। मतलब HCF आपको इस नंबर का 9 दिया गया है, तो एलसीएम ज्ञात करो। एलसीएम ज्ञात कर देंगे, देखो एक फार्मूला जो होता है उसी से फार्मूले से ज्ञात करेंगे हम। फार्मूला मैंने लिखवाया था, कल ही लिखवाया था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू होता है एलसीएम गुणा HCF, यानी कि 2 संख्याओं का गुणनफल, जो भी संख्याएं दे रखी होती है ना उनका संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है, एलसीएम गुणा HCF के। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो संख्याएं कौन सी हैं, एक तो 306 है, एक 657 है। तो 306 गुणनफल करना ना, तो गुणा कर दो 657 से, बराबर यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम और यहाँ पे लिखेंगे HCF। एलसीएम आपको दे नहीं रखा, HCF दे रखा है। देखो HCF कितना दे रखा है 9, देखो लिख रखा है HCF इक्वल टू 9। तो HCF आपको 9 दे रखा है, तो यहाँ पे एलसीएम दे नहीं रखा, तो एलसीएम की जगह मैं एलसीएम लिखता हूँ और HCF की जगह लिख दिया 9। ये मल्टीप्लाई का नंबर जाएगा कहाँ पे, डिवाइड में। तो यहाँ पे 306 गुणा 657 भाग में कितना चला जाएगा 9।
और यहाँ पे कितना आ जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा अब अपने पास में, इसको गुणा करते हैं हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। काट लो, पहले कट रहा है तो इसको काट के देखते हैं। 9 × 18, 9 दूनी 18, 27, 27 ठीक है, कट जाएगा ये। 9 से कट रहा है, 9 × 27, 3 बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा और 36 हो गई, 9 × 4 = 36, 34 आया। और ये संख्या ऐसी कैसी बच गई, यानी कि 34 × 657, ये हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम। इन दोनों को गुणा कर लेते हैं अभी। 657 को गुणा करते हैं किससे, 34 से। 7 × 28, फिर 5 × 20 और 2 22, और यहाँ पे हो जाएंगे 6 × 24 और 2 26। 3 से करेंगे 7 × 21, 5 × 15, 17 हो जाएंगे, 6 × 18 और 1 × 19, ये 8, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 13, और ये 9 और 2 11 और 1 12 और 1 और 1 2, 22, 338 आ गया। तो इसका जो एलसीएम है वो कितना आया 22,338, ये इसका आ गया एलसीएम। इस तरीके से हम एलसीएम निकालते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। बोल रहा है कि जांच कीजिए कि प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। मतलब ये कहना चाहता है कि 6 की पावर n 6 की पावर n जो नंबर है ना, वो नंबर कभी 0 पे भी समाप्त हो सकता है क्या। मतलब 6 की पावर बढ़ाते रहेंगे, n का मतलब n बोल रखा है कि नेचुरल नंबर है, n क्या है नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्याएं हैं। मैंने बताया था कि नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से, 1 2 3 4 ऐसे। इसका मतलब n की वैल्यू 1 ले सकते हो, 2 3 4 5 ऐसे कुछ भी ले सकते हो। मैंने एक बार n की वैल्यू 1 ले ली, तो क्या लिखेंगे इसको, 6 की पावर n की जगह कितना होगा 1, यानी कि 6 ही आएगा। अब मैं मान लो n की जगह 2 ले लूँ, क्योंकि नेचुरल नंबर में कुछ भी ले सकते हो, इसने बताया कि n नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्याएँ कुछ भी ले सकते हो। मैंने 2 ले लिया, इसका मतलब 6 की पावर 2 हो जाएंगी। 6 की पावर 2 का मतलब 6 × 6 यानी कि 36। मान लो मैं एक बार के लिए n की वैल्यू 3 ले लूँ, तो यानी कि 6 की पावर कितनी हो गई 3, और 6 की पावर 3 का मतलब 6 × 6 × 6 यानी कि 216। तो आप देखो इसने बोला कि क्या 6 की पावर ऐसे बढ़ाते रहेंगे, 6 की पावर n, और नेचुरल नंबर लेते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, तो कोई ऐसा नंबर आएगा क्या कि 0 पर समाप्त हो जाए, मतलब लास्ट में 0 आ जाए। तो देखो इसके लास्ट में कितना 6, ये तो पहले ही लास्ट है, मतलब एक ही नंबर है। इसके लास्ट में 6, इसके लास्ट में भी 6, और आगे करेंगे उनके लास्ट में भी 6 ही आएगा। इसका मतलब 0 तो किसी के नंबर के लास्ट में नहीं आ सकता, 6 की पावर n में तो आ नहीं सकता। इसका रीज़न क्या है, 0 हमेशा उसी की पावर में आता है जब उसके फैक्टर में, जब हम फैक्टर करते हैं यानी कि गुणनखंड करते हैं, तो गुणनखंड में 2 और 5 आना चाहिए, तभी उसके पावर 0, मतलब तभी उसमें 0 आ सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ सुनना, 6 की पावर n को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 2 × 3 की पावर n। 6 को मैंने लिख दिया 2 × 3, क्योंकि 2 3 6 ही तो होता ना। 6 को मैंने लिख दिया 2 3 6, यानी कि 2 × 3 लिख दिया, और इसकी पावर n थी, पावर मैंने लगा दी। अब इसमें 2 तो आ रखा है लेकिन 3 आ रखा है, साथ में 5 नहीं। लेकिन सोचो आप, अगर इसी संख्या में कहीं पे 5 भी होता अंदर, तो 5 को जब जैसे ही 2 से गुणा करते, 5 दूनी 10, तो 10 आ जाता, मतलब 0 आ ही जाता उसमें। तो बात ये है कि किसी की पावर भी n हो, जब तक उसमें फैक्टर करेंगे और इसमें 2 और 5 नहीं आता ना, तब तक उसमें 0 नहीं आ सकता लास्ट में। जैसे मैंने इसको सोल्व करके दिखाया, 6 की पावर आप कितनी भी बढ़ा लो, 2 कर लो, 3 कर लो, 10 कर लो, 15 कर लो, लास्ट में 6 ही आएगा, 0 नहीं आएगा। 0 तब आ सकता है जब इसमें 2 हो और साथ में 5 हो। जैसे 10 लेते हैं, अब 10 की पावर अगर 10 होता तो 10 में क्या आता है, 10 की पावर n होता तो 10 में क्या आता है, 2 × 5 होता ना। 2 और 5 होने की वजह से इसके लास्ट में क्या है, 0 है। तो इसकी पावर अगर 1 करते, हम 10 की पावर 1 करते तो 10 आता, 10 की पावर हम 2 करते तो यानी कि 10 × 10 100 आता। देखो लास्ट में 0 हर बार आता। क्यों आ रहा है 0, क्योंकि इसके जो फैक्टर करते हैं ना, तो उस फैक्टर में 2 × 5 है। तो अगर फैक्टर में 2 और 5 मिलेंगे, इसका मतलब उसमें 0 पक्का आएगा। लेकिन 2 और 5 नहीं मिलेंगे तो उसमें 0 आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा। तो इसका रीज़न क्या लिखेंगे, हम बोलेंगे कि 6 की पावर n कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। क्या लिखेंगे, 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि इसका फैक्टर, क्योंकि इसके गुणनखंड, क्योंकि
इसके गुणनखंड में 2 और 5, 2 और 5 नहीं है। क्या लिखेंगे? 6 की पावर n कैन नॉट बी एंड विद द जीरो। 6 की पावर n कैन नॉट बी एंड विद जीरो, एंड विद जीरो, बिकॉज इट्स फैक्टर, बिकॉज, या फिर ऐसे लिख दो, बिकॉज 2 और 5 आर नॉट द फैक्टर ऑफ 6। तो 2 और 5 आर नॉट द फैक्टर ऑफ 6, क्योंकि 6 के फैक्टर 2 और 5 है ही नहीं, इस वजह से इसमें लास्ट में जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 का है। ऊपर वाला देखो भाई, गलती से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मैंने 6 लिख दिया था, क्वेश्चन नंबर 5 है और ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 6 5 4 3 2 1 और प्लस में 5 भाज्य संख्याएं हैं। इसकी व्याख्या करनी कि भाज्य संख्याएं कैसे हैं, तो देखना, सुनना ध्यान से। एक्सप्लेन करना है कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, ये वाले कंपोजिट नंबर कैसे हैं। तो नंबर सिर्फ 2 ही टाइप के होते हैं, या तो प्राइम रहेगा या कंपोजिट रहेगा। नंबर मैंने समझाए थे, नंबर 2 ही टाइप के होते हैं, या तो कोई नंबर प्राइम रहता है। प्राइम वो होते हैं जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं, जैसे मैंने बताए थे एग्जाम्पल 2 के फैक्टर 1 है और 2 है, इस वजह से प्राइम है। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था 3 प्राइम इसलिए क्योंकि इसके फैक्टर हैं 1 और 3, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अभाज्य। दूसरा नंबर होता है कंपोजिट। दूसरा नंबर क्या होता है? कंपोजिट। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, जैसे 4। कंपोजिट को हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, जैसे 4 में आप 1 का भाग कर सकते हो, 2 का कर सकते हो और 4 का कर सकते हो। तो देखो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए ना, 3 हो गए इसके। जैसे 6 है, 6 में आप 1 का भाग कर सकते हो, 2 का कर सकते हो, 3 का कर सकते हो, 6 का कर सकते हो। तो 4 संख्याएं हो गई ना, इस वजह से ये क्या है? भाज्य है, कंपोजिट नंबर है। तो जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, वो तो अभाज्य मतलब प्राइम, और कंपोजिट वो होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएं। तो बस अपने को यही प्रूफ करना है कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बन जाएंगे। तो 2 से ज़्यादा अगर फैक्टर इसके बन जाएंगे, इसका मतलब ये कंपोजिट हो जाएगा। तो चलो चेक करते हैं। तो देखो संख्या क्या थी? 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस में कितना? 13। ध्यान से समझना, इसमें ये पूरी एक संख्या है और ये संख्या अलग है, प्लस से अलग होती है संख्या। तो इसमें कॉमन क्या है? 13 दोनों में कॉमन है। तो यहाँ से 13 बाहर निकाला तो बचा कितना? 7 गुणा 11, प्लस यहाँ से 13 बाहर निकाला तो कितना बचा? 1। ध्यान रखना, 0 नहीं बचता, 1 बचता है, क्योंकि 13 में 13 का भाग करते हैं तो 1 बार जाता है भाग। अब देखो 13 और यहाँ से 7 को 11 से करेंगे 77 और प्लस में कितना? 1। ये लिखा मैंने 13 और गुणा 77 और 1 कितने हो गए? 78। अब देखो 78 तो पहले ही कंपोजिट नंबर आ गया। कंपोजिट नंबर को जब प्राइम से करो या कंपोजिट से करो तो हमेशा कंपोजिट नंबर ही आता है आंसर में, है ना। क्योंकि जैसे मान लो 4 है, अगर मैं 4 एक कंपोजिट नंबर है, यहाँ पे मैंने C लिखा, कंपोजिट नंबर है, और इसको गुणा मैं अगर प्राइम नंबर से करूँगा, जैसे 2 प्राइम नंबर है, तो बताओ इसका रिजल्ट कितना आएगा? 8। और 8 क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। 8 कंपोजिट क्यों है? क्योंकि इसमें 8 में आप 1 का भाग कर सकते हो, 2 का कर सकते हो, 4 का कर सकते हो, 8 का कर सकते हो। तो देखो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए ना, इसलिए कंपोजिट है। तो मतलब ये है कि कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर से गुणा करते हो ना, मल्टीप्लाई, तो कंपोजिट नंबर निकल के आता है। तो देखो कंपोजिट नंबर को, ये कंपोजिट है, कंपोजिट को आप प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो क्या आएगा? कंपोजिट नंबर ही आएगा। इस वजह से ये नंबर क्या बन गया? कंपोजिट बन गया। तो हम क्या लिख सकते हैं? बिकॉज 78 इज़ द कंपोजिट नंबर। मतलब 78 क्या है? एक भाज्य संख्या है। 78 भाज्य संख्या है। 78 कंपोजिट नंबर है, तो बताओ ये नंबर भी क्या रहेगा? कंपोजिट नंबर। तो लिख सकते हैं देन, तो 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 भी एक भाज्य संख्या होगी, आर ऑल्सो द कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये लिख सकते हैं। इसमें दूसरा बच गया ये, इसको भी ऐसे ही सोल्व करोगे ना, सेम का सेम। 5 कॉमन निकाल लेना दोनों से,
फिर इसको सोल्व करोगे तो एक नंबर कंपोजिट आ जाता है ना, उस हिसाब से सोल्व हो जाएगा। ध्यान रखना प्राइम को नंबर को अगर प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करो या प्राइम नंबर को कंपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई करो, दोनों ही कंडीशन में क्या आता है, कंपोजिट नंबर आता है। तो मान लो इसको सोल्व करो तो दो प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई आ जाए, यहाँ पे भी प्राइम आ जाए और यहाँ पे भी प्राइम आ जाए, तब भी वो क्या बनेगा, कंपोजिट। ठीक है, और एक प्राइम और एक कंपोजिट आता है तब भी कंपोजिट बनता है। और तीसरी कंडीशन क्या, कि अगर दोनों ही कंपोजिट नंबर हो तब भी उनका मल्टीप्लाई कंपोजिट ही रहता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अपना दिया हुआ है कि देयर इज ए सर्कुलर पथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है जो गोलाकार है, सर्कुलर मतलब कि गोलाकार है। तो ये स्पोर्ट्स फील्ड हो गया। यहाँ से मान लो ये राउंड स्टार्ट यहाँ से होता है, यहाँ से लाइन है, यहाँ से राउंड स्टार्ट होता है और यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है वापस एक राउंड। आगे क्या लिखा है इसने, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड एंड रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम। इसने बोला कि जो सोनिया है ना वो 18 मिनट में एक राउंड कंप्लीट करती है और जो रवि है ना वो 12 मिनट में कंप्लीट करता है। इसका मतलब रवि फास्ट है, फास्ट दौड़ रहा ना, क्योंकि 12 मिनट में कंप्लीट कर देता है ये। आगे लिखा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड सेम टाइम एंड गो सेम डायरेक्शन। मतलब सपोज करो कि सेम टाइम पे सेम जगह से चले हैं, सेम टाइम पे सेम जगह से चले हैं और सेम ही डायरेक्शन में चले हैं। आफ्टर हाउ मनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितनी मिनट के बाद में वो स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से एक साथ मिलेंगे। अभी मान लो दोनों यहाँ पे खड़े हुए, रवि भी यहाँ पे है और सोनिया भी यहाँ पे है। दोनों ने दौड़ना स्टार्ट किया तो आपको पता है कि रवि आगे निकल जाएगा क्योंकि सोनिया धीरे दौड़ रही है। सोनिया को कितना टाइम लगता है, 18 मिनट लगता है, 18 मिनट लगते हैं ना। इसका मतलब सोनिया पीछे रह जाएगी और रवि आगे निकल जाएगा। मतलब चले तो साथ थे लेकिन यहाँ पे ये अलग अलग हो गई। फिर रवि और आगे निकल जाएगा, मतलब इसकी डिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। लेकिन फिर जब ये राउंड लगाते रहेंगे तो कभी ना कभी फिर से एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों एक जगह मतलब एक साथ मिल जाएंगे, क्योंकि रवि आगे निकल जाएगा। फिर क्रॉस करता क्योंकि सोनिया धीरे धीरे चल रही है ना, तो फिर से एक टाइम ऐसा आएगा कि रवि इसको फिर से पार करेगा, सोनिया को करेगा ना। तो जब फिर से पार करेगा तो उस टाइम ये एक जगह पे होंगे ना फिर से। तो पूछा कि कितने टाइम के बाद में भी एक जगह होंगे। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन निकालना पड़े ना कि पहले चले थे और फिर अलग हो गए और फिर वापस से साथ कब मिलेंगे। तो ध्यान रखना एलसीएम करेंगे हम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आप क्या करो, 18 और 12 का एलसीएम लेते हैं। तो देखना 18 और 12 का एलसीएम करते हैं, सुनना ध्यान से, अभी पता चल जाएगा कितनी मिनट में मिलेंगे। 2 से करो, 9 बार गया, 2 से करा 6 बार, फिर से 2 से करो, इसमें होगा नहीं 9 में, छोड़ दो 9 को, इसमें हो जाएगा 3 बार। फिर 3 का कर दो, 3 तिया 9 और इसमें 1 बार, फिर से 3 का कर दो, 1 और 1। अब इनको गुणा करो, देखो कितना आया, 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 2 3 3। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 तिये 12 और 12 तिये 36। कितनी मिनट आई, 36 मिनट। इसका मतलब 36 मिनट के 36 मिनट के बाद में वापस से दोनों रवि और सोनिया क्या होंगे, एक जगह मिल जाएंगे वापस से। ठीक है, तो 36 मिनट हमारा आंसर। तो ये चैप्टर हमारा मतलब एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई 1.1, नए सिलेबस के ऊपर बेस्ड थी। 1.1 कंप्लीट हो गई। और अगर यहाँ तक वीडियो आपने देखा तो समझ में तो आपको आ ही रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें चैनल को, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।